नमस्कार दोस्तों, जो एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है उसमें छठा क्लास का जो इतिहास का बुक है उसका 5वां अध्याय है, ठीक है? चौथा अध्याय तक अपलोड हो चुकी है। तो इसमें देख लीजिएगा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में दिया गया है, ठीक है? चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है सो। पहले देखिए कि लिखा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए से करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। ठीक है? अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा राजा की विजयों तथा अन्य गुणों को गान करता था। ठीक है? तो सारथी का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। ठीक है? राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्य अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजा जो यज्ञ करता था वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। बाकी अन्य राजा को केवल यज्ञ की प्रक्रिया के लिए देखने के लिए आमंत्रित किया जाता था, है ना? और जो पुरोहित द्वारा शूद्र माना जाता था वैश्य लोग, उसके राजा के लिए उपहार लाते थे, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कि वन का जो किस प्रकार व्यवस्था थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जिससे इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण देखिएगा, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। मतलब जो अन्य वेद है जो ऋग्वेद के बाद ही हुआ है, ठीक है? तो उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत जैसे सामवेद, अर्जुनवेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग समाज का देख लेते हैं कि समाज में ऐसा नहीं कि समतावादी समाज था। इसमें समाज में क्या अमीर और गरीब का भी प्रमाण मिलता है ना? उसके बाद देख लेते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा गया, ठीक है? तो ये विभाजन का कार्य कौन किया? पुरोहित द्वारा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करवाना था, ठीक है? जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, ठीक है? जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य थे, जो इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय, वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम और शुद्ध स्थान शूद्रों का था। इसका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो समझ लेते हैं कि जो वैदिक पीरियड में तो हम लोग देख लेते हैं कि महिलाओं और शूद्रों की स्थान बहुत ही अच्छा नहीं था, है ना? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता-पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, ठीक है? अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो क्षुद्र में जो वैसे लोग शामिल किया जाता था जो स शव को दफनाने और जलाने का काम करता था, है ना? कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग
लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में से सामाजिक आर्थिक समानता असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। तो याद रखिएगा, जहाँ पुरोहितों के प्रभाव सीमित थी वहाँ असमानता भी कम थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि समाज में जो वर्णों की व्यवस्था यानी अलग-अलग वर्ण में विभाजन करने का काम पुरोहितों द्वारा किया गया और पुरोहित अपने आप को श्रेष्ठ मानना, ठीक है? साथ ही साथ शासक को द्वितीय स्थान पे और वैश्य को तृतीय और शूद्र को चतुर्थ स्थान पे रखा, ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ शासक इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मण यानी पुरोहितों से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानना था, शासकों द्वारा माना गया। अब हम चलिए मानते हैं कि देखते हैं कि जनपद क्या था? जैसे जनपद का जो लोगों के समूह द्वारा होता है ना, तो उसी प्रकार देखते हैं कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले छोटा समूह था जन, तो जन का जो राजा अगर महायज्ञ कर लिया, तो हम वो ये जन का राजा ना होकर अब ये महा जनपदों का राजा हो गया, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग जन के समूह को जनपद कहा जाने लगा, है ना? तो ये जनपद का राजा हो गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो दिया गया है वो मानचित्र 4 में दिया गया है, ठीक है? पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियाँ की खुदाई की। दिल्ली के में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आस-पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिल्ली के पास है पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ और हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, ठीक है? खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियाँ और तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक प्रकार का बर्तन दिया गया है, ठीक है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक है? तो इन पुरास्थलों के में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं कि जनपद के समय जो पात्र यूज़ किया गया था, वो आपका क्या हो गया? चित्रित पोर्ट्रेट है, ये चित्रित है, ठीक है? धूसर पात्र है। जैसा इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पे चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाएँ या ज्यामितीय आकृतियाँ के रूप में है, तो सरल रेखा या फिर ज्यामितीय आकृतियाँ दिया गया है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं, जैसे जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ, ठीक है? अब देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में यह भी स्पष्ट लिखा गया देखा गया, ठीक है? महाजनपदों को दिखाया गया, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊँची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी की। तो देख लेते हैं कुछ-कुछ जो महाजनपद है, उसको देख लेते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपका गंधार हो गया, ये कुरु हो गया, यहाँ हस्तिनापुर, पांचाल, कोसल, वैशाली, वज्जी, मगध, कौशाम्बी, अवंती, ठीक है? और उसके बाद एक आपका अस्मक हो जाएगा जो आपका दक्षिण भारत में है ना, जो अंतिम दक्षिण में अस्मक आ जाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग इस प्रकार देख लिए है ना, तक्षशिला भी यहाँ पे है, ठीक है? नदियाँ और ये काबुल वगैरह नदी भी देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिएगा जो शक्तिशाली महाजनपद हो गया, वो अब क्या जैसे और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि अब राजा सेना रखने लगे थे। तो हम लोग सब देख लेते हैं कि जो वैदिक युग में क्या सेना था, अस्थायी सेना था? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन महाजनपद काल में हम लोग देख लिए कि सेना राजा द्वारा रखा जाने लगा, ठीक है? सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में दिया गया है, ठीक है? के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है? तो महाजनपद राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजा से किस प्रकार भिन्न है? तो हम लोग देख लिए कि राजा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, अस्थायी सेना रखने लगा था, है ना? और अब वो महलों जैसे ईंटों और महलों वाले क्षेत्रों में रहने लगे थे। अपना साम्राज्य है वो उसको किलों द्वारा घेर दिया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा कि कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंटे की दीवार का अवशेष है। इसके लिए एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले का बना। देखिए कि ईंटों द्वारा ये ईंटों का ही एक प्रकार का दीवार है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
कर, अब देखते हैं कि महाजन पद काल में जो कर राजस्व टैक्सेस है वो किस प्रकार व्यवस्था करते हैं, ठीक है। जैसे महाजन पद काल, महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर वह अभी नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब देखिए टैक्स टैक्स अब नियमित हो गया। क्या हम लोग देखे थे ऋग्वैदिक काल में नियमित था? बिल्कुल नहीं था नियमित, लेकिन अब ये महाजनपद काल में जो कर व्यवस्था है, कर वसूलने का जो काम है वो नियमित हो गया था। वो जो कर लगाया गया था वो देखिए कहाँ लग रहा था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता, जिसे भाग कहा गया। ठीक है, 1/6 जो पार्ट है उसको क्या कहा गया? भाग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाग इज रिलेटेड टू विच, अगर मान के चलिए यूपीएससी बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में पूछ देगा भाग किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा भाग एक प्रकार का कर व्यवस्था थी जो महाजनपद काल में हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। और साथ ही साथ यह जो भाग है वो ज्यादातर उपज उपज पर लगाया गया था। ठीक, फसलों के उपज पर लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे बुनकर, लोहार, सुनार, राजा को महीने के एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, तो कारीगर पर जो कर था वो श्रम के हिसाब से। आजकल भी हम लोग देख लेते हैं कि जो गांव है वहां पे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो जो लुहार जो होता है वो अगर किसी कृषक का काम कर देता है तो बदले में वो अनाज देता है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि राजा राजा द्वारा कारीगरों को कर के रूप में जो वसूला जाता था वो श्रम के रूप में वसूलता था। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, तो कर भी यहाँ पशुपालकों पे भी कर लगा है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार कर का जो व्यवस्था वो काफी एक्सटेंडेड हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कृषि में किस प्रकार परिवर्तन आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे से बनने लगे। जब अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा है कि लोगों ने धान के पौधों के रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों के बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार का रोपण शुरू किया। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले धान है कि धान का छोटा सा पौधा लगाया जाता है, उसको फिर उखाड़ के दूसरा खेत में लगाया जाता है ना। तो रोपण का जो विधि है वो विधि आपका महाजनपद काल में स्पष्ट रूप से प्रचलित हो गया था, है ना। समझ रहे ना। और पहला था कि अब ये लोहे का फाल यूज करने लगा था। पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहरों और कमकार करते थे। ठीक है, इसको कर्मकार भी बोला जाता था। ठीक है, अब हम लोग कुछ मगध वाले क्षेत्र का कुछ देख लेते हैं। मगध में देखिएगा लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो गंगा और यमुना या गंगा और सोन के जो वितरण है उससे यातायात का साधन हो गया, जलीय यातायात हो गया या फिर सड़क वाला यातायात हो गया। जल का वितरण भी बढ़िया और जमीन उपजाऊ हुई है। साथ ही लोहे का प्रयोग से क्या हुआ कि खेती बेहतर ढंग से होने लगा। साथ ही साथ उसके संपर्क में जो जंगल थी वहां से हाथियां और विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उपयोग करते थे। और साथ ही लोहे का जो खादान है उसके मदद से औजार, कठोर औजार और अच्छा औजार बनाए जाने लगे। मगध की दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक है बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंबिसार और अजात शत्रु अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगृह अब राजगीर हो गया। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र अब पटना हो गया, उसका भी राजधानी बनाया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मगध की राजधानी राजगृह था और बाद में उसका राजधानी बदल के पाटलिपुत्र अर्थात पटना कर दिया। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की और कुछ करना चाहा, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे वज्जी, एक तो मगध के बारे में हम लोग देख लिए और वज्जी आता है।
तो वज्जी की जो राजधानी थी वो आपका वैशाली हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ मगध की राजधानी पहले राजगीर देखे, बाद में पाटलिपुत्र देखे। ठीक है, तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार हो गया। तो बिहार में हम लोग देख लिए कि मगध का क्षेत्र भी आपका बिहार वाला क्षेत्र में था, वज्जी भी आपका बिहार वाला क्षेत्र में वैशाली में है। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता है। ठीक है, ये गण या आपके क्या क्या कहा गया है, संघ। ठीक है, ये याद रखिएगा। गण या संघ कई शासक होते थे, कभी-कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक राजा कहलाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारा व्यक्ति शासन करते थे और प्रत्येक राजा भी कहलाता था, है ना? ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक ही साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद-विवाद के ज़रिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह करना है, ठीक है? शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है? तो बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? दोनों गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कि जो गण है वो किससे संबंधित है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ का संगठन या सभा होता था, ठीक है? गण मतलब सदस्य, बहुत सारा सदस्य है, तो उसके लिए गण का प्रयोग करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वज्जी की जो राजधानी वैशाली है, इसका वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है, ठीक है? दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिनमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब हम अजातशत्रु और वज्जी जो गण है, वो वज्जी जो संघ है उसके बारे में देखते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशिष्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो ये बुद्ध का अपना विचार था कि वज्जी का विनाश, जब वज्जी का जो उन्नति है तब तक होते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ये सब हम लोग देख लेते हैं कि ये सारा जो बातें हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, राइट? तो उसके बाद शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखाव रखा। चैत्य होता था बुद्ध का जो भिक्षुक है उसके निवास स्थान से संबंधित है ना? और चैत्य और विहार होता था, है ना? तो उसके बाद विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएँगे, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद भी गुप्त शासकों ने गण और संघों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गण और जो संघ जो प्रचलित था आपका किसमें, वज्जी वाला महाजनपद में, तो उसका जो विलय किया गया था वो किसके द्वारा? तो वो गुप्त शासकों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? चलिए अन्यंत्र में हम लोग भी देख सकते हैं कि जैसे एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की है जिन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है? यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों के पूर्ण नागरिकता प्राप्ति जो दास नहीं थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभाओं में सभी नागरिकों भाग ले सकते थे। शासक कई पदों पर नियुक्तियां और लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस के खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिलते थे। तो हम लोग देख चुके हैं, चाहे भारत का बात हो या फिर विदेश का बात हो, वहाँ स्त्रियों और दास का जो स्थिति है वह बेहतर नहीं है। अभी भी उन लोगों को यहाँ पे देख लीजिए नागरिक का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो समझ लीजिए अभी दकियानुसी पारंपरिक जो आपका सुपरस्टिशंस है वो अभी भी फॉलो हो रहा है, ठीक है? अभी भी एक वस्तु के रूप में ही माना जा रहा है शायद, है ना? बहुत ही उच्च स्थिति तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। जय हिंद।